मम्मी, आपको क्या हो गया है? मेरा और शुजान का क्या मुकाबला? वो महीने के बस 30,000 कमाता है। क्या आप अपनी बेटी की शादी एक गरीब लड़के से कर देंगी? मैं अपनी माँ के सामने खड़ी सवाल कर रही थी, जबकि मेरी मम्मी मुझे हैरान नज़रों से देख रही थीं। कहने लगी, तुम कब से गरीब और अमीर देखने लगी? वो तुम्हारी मीना आंटी का लड़का है, मेरे बचपन की सहेली का बेटा। तुम्हारे बचपन का देखा भाला है, भला उसमें क्या बुराई है? देखने में भी अच्छा है और किसी गलत काम में भी नहीं है। मैंने सोच लिया है, मैं तुम्हारी शादी शुजान से ही करूँगी। मैंने गुस्से से अपना सिर झटक दिया। वैसे भी अमित की वजह से मैं बेहद परेशान थी। उसकी अजीब अजीब बातें मेरा चैन पहले ही बर्बाद कर चुकी थीं, और अब मम्मी का ये नया फैसला मेरा दिमाग घुमा चुका था। मैं उन्हें मना करके अपने कमरे में आ गई थी। मैं किसी भी कीमत पर सुजान से शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे अमित पसंद था और मैं उसी के साथ अपना रिश्ता जोड़ना चाहती थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था वो आदमी मेरी ज़िंदगी कैसे बर्बाद करने वाला था। कमरे में आते ही मैंने फ़ोन देखा, लेकिन ना अमित की कोई कॉल थी ना कोई मैसेज। मैंने मायूस दिल के साथ फ़ोन एक तरफ रख दिया। मुझे पता था अमित को मेरी बात समझ आ गई होगी, लेकिन वो तो अजीब ही सोच रखे बैठा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि अमित ऐसी बात कर सकता है। वो मुझे होटल के कमरे में मिलने की बात कर रहा था और मैं ये सुनकर दंग रह गई थी। जब हमारे रिश्ते की शुरुआत हुई थी तभी अमित ने कह दिया था कि वो हमारे रिश्ते को हमेशा पवित्र रखेगा। जब तक हम दोनों शादी नहीं कर लेते, हम एक दूसरे को हाथ भी नहीं लगाएंगे। और आज 1 साल बाद वो कैसी बातें कर रहा था। मैं भी उसके बिना पागल हो चुकी थी। उसके बिना रहना मेरे लिए मुश्किल हो गया था, उसके बिना सांस लेना भी मुश्किल था। 2 दिन से वो बहुत ही अजीब और उलझी हुई बातें कर रहा था। उसकी बातों का मतलब मैं समझ नहीं पाती थी, इसलिए फ़ोन एक तरफ रखकर अपने काम में लग जाती। लेकिन आज रात जब उसने फिर से मुझसे अजीब बातें की, तो मैंने साफ साफ उसे कह दिया कि मैं ना तो तुम्हारी बातों को समझ पा रही हूँ और ना ही तुम्हारे रवैये को, क्योंकि अमित ना मुझे वक्त दे रहा था और ना ही मुझसे ठीक से बात करता था। मेरी बात सुनकर अमित ने भी साफ कह दिया कि वो मुझसे होटल के कमरे में मिलने की इच्छा रखता है। अगर मैं ऐसा नहीं कर सकती तो वो मुझे जल्द ही छोड़ देगा, क्योंकि वो मेरे लिए अब बहुत भावुक हो चुका है और ख़ुद पर काबू नहीं रख सकता कि वो मुझसे एक पल भी दूर रहे। मैं उसकी मोहब्बत में इतनी दीवानी हो गई थी कि उसकी बातें मुझे सिर्फ मोहब्बत के लफ्ज़ लग रही थीं, लेकिन वो सिर्फ मुझे बहला रहा था और मैं उसके शब्दों के जादू में फंसती जा रही थी। लेकिन मैं होटल के कमरे में मिलने का मतलब अच्छी तरह समझती थी। मैं कोई बच्ची नहीं थी। मैंने उसे समझाने की अपनी हर मुमकिन कोशिश की कि चलो मैं अपने घर पर हमारे रिश्ते की बात करती हूँ, तुम अपने माँ बाप को लेकर मेरे घर आओ, मैं अपने माँ बाप को मना लूँगी। लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था कि पहले वो अपना करियर बनाएगा, फिर अपने पैरों पर खड़ा होगा, एक घर खरीदेगा, गाड़ी लेगा, उसके बाद ही मुझसे शादी करेगा, क्योंकि शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वो इतनी जल्दी शादी के झमेलों में पड़ना नहीं चाहता। उसके इस जवाब से मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि हमारे रिश्ते की शुरुआत में ये दोनों बातें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम थीं कि हम कभी ना एक दूसरे के साथ गलत रिश्ता बनाएंगे और ना ही कभी शादी करने में देर करेंगे। लेकिन अब अमित की बातें सुनकर मुझे डर लगने लगा था। मैंने साफ साफ उसे मना कर दिया कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जो मेरी इज्जत पर उंगली उठाने का कारण बने। अचानक उसने जो बात कही उससे तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। अमित का कहना था कि फिर तो मुझे छोड़ दो, मैं अपने लिए ऐसी कोई लड़की ढूंढ लूँगा जो मेरी ख्वाहिशों को पूरा कर सके। अगर तुम मेरी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकती तो फिर मैं इधर उधर ही मुँह मारूँगा। ये सुनकर मैं बिल्कुल सन्न रह गई थी और अमित ये कहकर फ़ोन बंद कर चुका था। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसने कितनी आसानी से कह दिया था कि वो मुझे छोड़ देगा और अपने लिए ऐसी लड़की ढूंढेगा जो उसकी ख्वाहिशों को पूरा कर सके। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसके दिमाग में चल क्या रहा था जो वो शादी से पहले ये सब करना चाहता था, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। मैं अपने माँ बाप की इकलौती और इज्जतदार घराने से संबंध रखने वाली लड़की थी। मैं कैसे अमित के साथ शादी से पहले ही रिश्ता बना सकती थी? मैंने अपने आंसू ज़बरदस्ती रगड़ कर पोंछे और मम्मी की आवाज़ पर उठकर कमरे से बाहर निकल आई थी। मेरी माँ किचन में खाना बना रही थी और थोड़ी देर में पापा भी आने वाले थे, इसीलिए मम्मी ने तुरंत ही मुझे लॉबी की सफाई का हुक्म दिया। मेरा मन तो हुआ कि मना कर दूं, लेकिन फिर कई सवाल मन में गुड़मुड़ होने लगे
इसलिए मैंने चुपचाप बुझा हुआ दिल लेकर काम करना शुरू कर दिया। शायद इससे मेरा दिल थोड़ा बहल जाए, लेकिन मैं जल्दी ही सफाई से ऊब गई थी। बस मरते दिल से अपना काम ख़त्म करके वापस कमरे में चली आई। मेरी माँ ने मुझे रात के खाने पर भी बुलाया, लेकिन मैंने रो रो कर अपनी आँखें इतनी सुजा ली थीं कि अगर बाहर जाती तो पापा ज़रूर मुझसे पूछते कि तुम रोई हो, और मेरे पास उन्हें जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं थे। इसलिए कमरे में रहना ही बेहतर समझा। रात के 12 बज चुके थे और मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन मेरी अम्मी से एक बार भी बात नहीं हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो इंसान मेरी पूरी दुनिया हो। उसका बात न करना मुझे एक सजा जैसा लग रहा था। वो शख्स मेरे लिए किसी ज़रूरी चीज़ की तरह बन गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी नशे की हालत में थी। मैंने फ़ौरन अमित को फ़ोन मिलाया और दूसरी घंटे पर ही उसने फ़ोन उठा लिया था। मेरी सिसकियाँ फ़ोन में गूंजने लगीं तो वो अचानक चिढ़ गया और गुस्से में बोला, चुप हो जाओ बिंदु। अगर तुमने मेरी बात को कबूल करने के लिए फ़ोन किया है तब मैं तुमसे बात करूँगा। अगर तुम मेरी शर्त को नहीं मानती तो मैं फ़ोन रख देता हूँ। मैं तुम जैसी लड़की से बात नहीं करना चाहता जिसे अपने महबूब की परवाह ही नहीं। तुम जानती हो ना मैं जवान हूँ, मैं इधर उधर बहक सकता हूँ। अगर मैं अपनी ख्वाहिशें पूरी करने अपने महबूब के पास नहीं आऊँगा तो क्या किसी और के पास जाऊँगा? और मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है बिंदु, जल्दी ही हम शादी कर लेंगे। हमारे बीच बनने वाला रिश्ता नाजायज़ नहीं जायज़ होगा। नाजायज़ तो तब होता जब मैं तुम्हारे साथ रिश्ता बनाकर तुम्हें छोड़ देता। लेकिन तुम्हें मेरा विश्वास करना होगा कि मैं ऐसा कोई भी कदम उठाने वाला नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बिताऊंगा। तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि तुम बदनाम हो जाओगी या तुम्हारी इज्जत पर दाग लग जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। जो हम अभी कर रहे हैं वही तो हमें शादी के बाद भी करना है, तो अभी करने में क्या बुराई है? बिंदु, समझने की कोशिश करो। मैं जवान मर्द हूँ, मेरे जज्बात हैं, पर मैं तुमसे बहुत प्यार भी करता हूँ। मेरा मन भी मचलता है कि मैं अपने जज्बात तुम पर लुटाऊँ, तुम्हारे साथ सब कुछ करूँ जो मैं तुम्हारे साथ ख्वाबों में देखता हूँ। अगर मैं इधर उधर बहक गया फिर मुझसे शिकायत मत करना। ठंडे दिल से सोचो, हमारे बीच होने वाला रिश्ता गलत नहीं है और अच्छा ही है ना कि मैं किसी और लड़की की इज्जत ख़राब नहीं करूँगा। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? अमित की बातें सुनकर मैं पूरी तरह टूट चुकी थी और रोते हुए बोली, भगवान के लिए अमित ऐसा मत कहो। तुम क्यों नहीं समझ रहे? ये हराम है और हराम की माफ़ी भगवान के पास नहीं है। अगर हमने ये काम शादी से पहले किया तो वो हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। हमारी नस्ल आबाद नहीं होगी, बल्कि हम लोग बदनाम हो जाएंगे। पूरा समाज हम पर थू थू करेगा। तुम क्यों नहीं समझते? तुम तो पढ़े लिखे इंसान हो। जबकि अमित अचानक ही दहाड़ उठा कि अगर तुमने मुझे सिर्फ धर्म का पाठ देना है तो मैं फ़ोन बंद कर देता हूँ। मुझे ये बकवास बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर मुझे लेक्चर ही लेना होता तो मैं किसी स्कॉलर के पास चला जाऊँगा। मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। करना है तो बोलो, नहीं तो मैं फ़ोन बंद करता हूँ। मैंने हार मानकर अपना सिर घुटनों में दे दिया और फ़ोन बंद करके एक तरफ लेट गई। मेरे लिए ये फ़ैसला लेना बहुत मुश्किल था। मेरा बाप, मेरी माँ, ये मेरे सब कुछ थे। अगर मैंने ये कदम उठा लिया तो न जाने मेरी कितनी बदनामी होनी थी, और इस सोच सोच कर मेरी हालत बिगड़ रही थी। आधी रात तक मैं रोती रही क्योंकि मैं कोई फ़ैसला नहीं ले पा रही थी। और फिर आधी रात के समय अचानक मेरा दिमाग घूम गया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे दिमाग पर शैतान ने कब्जा कर लिया हो। मैंने सब कुछ नज़रअंदाज कर दिया था, यहाँ तक कि अपने माँ बाप की इज्जत, अपनी बदनामी, जमाने का डर, सब कुछ। मैंने सिर्फ अमित को पहल दी और उसी पल उसे फ़ोन मिला दिया। संयोग से पहले ही कॉल पर अमित ने फ़ोन उठा लिया। मैं रोते हुए उससे बात करने लगी और जब उसने फिर से फ़ोन बंद करना चाहा तो मैंने रोते हुए कहा, अमित, मैं तुम्हारे साथ सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन देखो कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा? उसके लहजे में अब खुशी लौटती महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अब सुकून में हो। खुश होकर बोला, अरे बेवकूफ़, कुछ नहीं होगा, मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ, कभी भी तुम्हारी इज्जत पर दाग नहीं आने दूंगा। मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। उसने मुझे यकीन दिला दिया और मैं उसकी बातों में आकर ये सब कुछ करने के लिए तैयार हो गई थी। अगली सुबह जब मैं कॉलेज के लिए निकलने लगी तो देखा पापा सामने ही मेज़ पर बैठे नाश्ता कर रहे थे।
उन्हें इतनी सुबह जागते देख मुझे हैरानी हुई। मैं तुरंत उनके पास गई और सिर झुकाकर उनसे आशीर्वाद लिया। उन्होंने भी मेरे सिर पर प्यार भरा हाथ रखा और मुझे ढेरों आशीर्वाद दिया। उनके आशीर्वाद में ज़्यादातर यही बातें होती थीं कि भगवान तुम्हारा नसीब अच्छा करे। उन्होंने मुझे साथ में नाश्ता करने की सलाह दी। वैसे तो मुझे काफ़ी देर हो रही थी, क्योंकि मुझे पता था अमित मेरा कॉलेज से एक स्टॉप पहले इंतज़ार कर रहा होगा, लेकिन पापा की बात को मैं टाल नहीं सकती थी। उसी पल मम्मी भी मेज़ पर आ चुकी थी, इसलिए मैंने सोचा कि बैठ जाना ही ठीक रहेगा, वरना ये लोग शक में पड़ जाते। मैं उनके पास बैठ गई और चुपचाप नाश्ता करने लगी। अचानक पापा मेरी तरफ देखते हुए बोले, तुम्हें मालूम है बिंदु, कल रात मेरा एक दोस्त मेरे पास आया था। वो अपने बेटे की इतनी बुराइयां कर रहा था कि जिसकी कोई हद नहीं। वो बार बार यही कह रहा था कि उसका बेटा ना तो पढ़ाई में अच्छा है, ना वो माँ बाप की इज्जत करता है, ना ही उसे किसी चीज़ का शौक़ है। मुझे तो बहुत हैरानी हुई थी कि औलाद ऐसी भी होती है। और इसी वक्त मैंने तुम्हारी मिसाल दी थी कि मेरी बेटी कितनी लायक और काबिल है। वो हमारी इतनी इज्जत करती है, मेरे हर ख्वाब को पूरा करती है। मुझे अपनी बेटी पर बहुत भरोसा है। पापा की बातें सुनकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे दिल को मुट्ठी में भींच लिया हो। कि मैं आज अपने बाप का वो मान, भरोसा और विश्वास तोड़ने जा रही थी। मेरे ज़मीर ने मुझे झकझोरा था, लेकिन मैंने फ़ौरन ही अपने ज़मीर को शांत कर दिया, ये सोचते हुए कि कोई बात नहीं, शादी तो मेरी आमिद से ही होनी है, तो फिर आज ही ये सब कर लेना चाहिए। अच्छा ही है, हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। मम्मी भी पापा का साथ देते हुए मेरी तारीफ़ों के पुल बांध रही थीं। कहने लगी, हमारी बेटी वाकई बहुत अच्छी है और वैसी नहीं है जो अपने माँ बाप की नाक कटा देती हैं। आज मेरे माँ बाप की बातें मुझे हथौड़े की तरह लग रही थीं। मैं आधा नाश्ता करके ही उठ गई। मम्मी ने मुझे बहुत टोका कि नाश्ता ख़त्म करके जाओ, लेकिन मैंने उनकी सारी बातें नज़रअंदाज कर दी और तुरंत वहाँ से निकल गई। वैसे तो मैं बस से कॉलेज जाती थी, लेकिन आज मैंने बस का रास्ता छोड़ दिया क्योंकि मुझे कॉलेज से पहले ही उतरना था। इसीलिए मैंने ऑटो रिक्शा लिया और उसमें बैठ गई। रास्ते भर मेरे दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं? अगर किसी को इसके बारे में पता चल गया तो मेरा क्या होगा? मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो रही थीं, लेकिन जैसे ही मैं अमित के पास पहुंची तो मेरे सारे ख्याल कहीं दूर चले गए थे। मुझे अमित से नादान उम्र में ही मोहब्बत हो गई थी। मैं सिर्फ 18 साल की थी और 18 साल की लड़की को इतनी समझ नहीं होती कि वो अपने लिए क्या अच्छा कर रही है और क्या बुरा। मुझे देखते ही अमित तो गर्मजोशी से मिला और अपनी कार में बिठाकर होटल की तरफ चल दिया। मैं लगातार घबराकर अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। जब उसने मुझे घबराए हुए देखा तो अचानक मेरा हाथ थाम लिया। उसके हाथ थामने की देर थी कि मेरा पूरा जिस्म सिहर उठा था। वो मेरी तरफ देखते हुए कहने लगा, अरे तुम इतना परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। हमारे इस राज के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, तुम बेफिक्र रहो। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हम मज़े के लिए कर रहे हैं, ताकि मैं बहक न सकूं और ना ही तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस हो। उसकी मतलब भरी बातें मैं समझ नहीं पा रही थी। लाख हिम्मत करने के बावजूद भी मैं उसे ना नहीं कह पा रही थी। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज़ थीं, ऐसा लग रहा था जैसे अभी दिल बाहर आ जाएगा। घर पर मेरे माँ बाप को यही पता था कि मैं तो कॉलेज गई हूँ, लेकिन मैं अपने माँ बाप को आज पहली बार इतना बड़ा धोखा देकर गलत रास्ते पर निकल चुकी थी। इससे पहले भी मैं और अमित मिल चुके थे, लेकिन मैं हमेशा दोस्त के घर का बहाना बनाकर उससे बाहर मिलती थी। लेकिन आज पहली बार ऐसा हो रहा था कि मैं कॉलेज न जाकर अमित के साथ होटल जा रही थी। जब हम होटल पहुँचे तो अमित ने पहले से ही एक कमरा बुक करवा रखा था। उसने रिसेप्शन से चाबी ली और मुझे लेकर कमरे की तरफ चल पड़ा। मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बहुत बड़ा गुनाह करने जा रही हूँ, लेकिन अगर मैं अब मना करती तो अमित मुझसे नाराज़ हो सकता था और हो सकता था कि वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ देता। वो मुझे कमरे में लेकर गया और फिर मुझे बिस्तर पर बिठाकर तरह तरह से मेरे शरीर को छूने की कोशिश करने लगा। मेरी हालत बहुत बुरी हो रही थी। मैं लगातार उससे दूर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक ही उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे करीब करके अपनी बाहों में भर लिया और धीरे धीरे मेरे ऊपर काबू पाने लगा। अमित पर जुनून सवार था। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसका ये जुनून और दीवानापन देखकर मैं दहल उठी थी। मैं उसे दूर धकेल देना चाहती थी। उसकी मिन्नतें कर रही थी कि नहीं यार, मुझे ये सब सही नहीं लग रहा।
भगवान के लिए मुझे मेरे घर छोड़ाओ, मैं अपने बाप की इज्जत को रुस्वा नहीं कर सकती। लेकिन उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मुझे भी अपने साथ बहकाकर मेरे शरीर पर काबू कर लिया। मुझे नहीं पता था आज के दिन के बाद मेरे साथ आगे क्या होने वाला था। उसने मेरे पूरे शरीर को तोड़ कर रख दिया था। जब हम होटल के कमरे से बाहर निकले तो मुझे अपने शरीर का एक एक हिस्सा दर्द से टूटता हुआ महसूस हो रहा था। उसने मुझे बहुत ही प्यार से संभाला और मेरे घर के थोड़े दूर छोड़कर चला गया। जैसे ही मैं घर पहुंची तो देखा मम्मी और पापा आज मेरे ही इंतजार में बैठे हुए थे। पापा को एक बार फिर घर पर देखकर मुझे हैरानी हुई। वो मेरी तरफ देखकर बहुत ही प्यार से बोले, आ गई मेरी गुड़िया, कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आज जल्दी जाना था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, तो सोचा कि तुमसे देखकर तुमसे मिलकर ही जाऊंगा। ये बात सुनकर एक बार फिर मुझे घबराहट होने लगी। थोड़ी देर पापा के साथ बैठकर मैं अपने कमरे में चली गई और बिना दोपहर का खाना खाए सो गई। मेरी आँख शाम के 6 बजे के बाद खुली थी। मैंने एक सुकून भरी नींद ली थी। एक हफ्ते से अमित के बर्ताव की वजह से मुझे सुकून की नींद नहीं आ रही थी। वो शख्स मेरे दिमाग पर इतना सवार था कि मैं चैन से सो भी नहीं पा रही थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैंने अपना मोबाइल उठाया ताकि अमित को बता सकूं कि मैं घर पहुंच गई हूं और आते ही सो गई थी, इसलिए मैसेज नहीं कर पाई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि अब मेरी आंखों के सामने क्या आने वाला है। अमित कोई और नहीं बल्कि हमारा सीनियर था, जो पहले ही कॉलेज से पास आउट हो चुका था। लेकिन कुछ सीनियर भी हमारे कॉलेज ग्रुप में ऐड थे, जैसे कि अमित और उसके कई दोस्त। वही ग्रुप पर एक वीडियो आई हुई थी जिसे बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा था और सब मेरा नाम लेकर कमेंट कर रहे थे। मैं समझी कि अमित ने कोई वीडियो मेरे नाम से भेज दी होगी और जैसे ही मैंने उस वीडियो पर क्लिक किया तो मेरे होश उड़ गए थे। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं ज़मीन में गड़ गई हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे मैं 2 गज ज़मीन में धंस गई थी, क्योंकि ये वीडियो किसी और चीज़ की नहीं बल्कि अमित ने हमारी उन पलों की वीडियो बनाई थी जब अमित होटल के रूम में मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था। हालांकि इससे आगे का वीडियो नहीं था, लेकिन ये कुछ ही पल का वीडियो मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रहा था। अगर पूरा वीडियो होता तो शायद वीडियो को देखते देखते ही मेरी जान निकल चुकी होती, लेकिन मैं मर तो अब भी चुकी थी। मेरी आवाज़ मेरे गले से नहीं निकल रही थी। वीडियो बनाई गई थी और उसे ग्रुप में डाल दिया गया था। जैसे जैसे मैं नीचे कमेंट्स पढ़ती जा रही थी, मेरे हाथ पांव फूलते जा रहे थे। मुझे पता था इस कॉलेज ग्रुप में हमारे कुछ प्रोफेसर भी ऐड हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मेरी पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई थी। मैं अभी मोबाइल चेक ही कर रही थी कि तभी मेरी मम्मी कमरे में आई और घबराते हुए कहने लगी, तुम्हारे कॉलेज से फ़ोन आया है। न जाने तुम्हारे पापा को प्रोफेसर ने क्या कहा कि वो तुम्हें गुस्से में अपने कमरे में बुला रहे हैं। ये बात सुनकर मेरी रूह तक काँप गई थी, क्योंकि मैं जानती थी कि प्रोफेसर सागर ने पापा से क्या कहा होगा। अगर मैं समय पर ये सब देख लेती तो शायद प्रोफेसर की आंखों से मेरी ये वीडियो न गुजरती। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं कमरे से बाहर जाती। अचानक ही मेरे पापा खुद ही कमरे में आ गए। मुझे तो लगा कि पापा कमरे में आते ही मुझे डांटने लगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बल्कि उनकी आंखें लाल और नम थीं। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बहुत ही टूटे बिखरे लहजे में बोले, बिंदु, मुझे तुम पर बहुत भरोसा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी ऐसा करेगी। आखिर तुम्हें क्या मिला मुझे परेशान करके। उनके शब्द सुनकर मेरे शरीर में कपकपी तौड़ गई थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वे आगे बोले, काश तुम पैदा होते ही मर जाती। वे और कुछ कहते इससे पहले ही उनकी सांस उखड़ने लगी थी। उन्हें सांस लेने में कठिनाई होने लगी। मैं पूरी तरह से डर गई। हम दोनों माँ बेटी ने उन्हें संभालने की कोशिश की। आखिरी समय में पापा ने कहा, जब मैं मर जाऊं तो मेरा ध्यान रखना, बिंदु को मेरा चेहरा भी मत दिखाना। ये कहते कहते उनकी आंखें बंद हो गईं। वो एकदम शांत हो गए। मैं और माँ उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर भागे, लेकिन वहाँ पहुँचने में देर हो गई थी। मेरी माँ ने मुझसे एक बात भी नहीं कही थी, क्योंकि उन्हें इस बारे में पता नहीं था। पूरे परिवार में धीरे धीरे ये बात आग की तरह फैल गई थी, क्योंकि उस ग्रुप में मेरे कुछ कजिन्स भी थे। इसके अलावा वो वीडियो तेज़ी से वायरल हो रही थी। जब ये बात मेरी माँ को पता चली तो उन्होंने मुझसे बिना कोई बात किए अपना मुंह मुझसे फेर लिया था, और पापा के कहने के अनुसार मम्मी ने मुझे पापा का अंतिम दर्शन भी नहीं करने दिया था और अपने भाइयों से कहकर पापा की शव यात्रा का इंतजाम करा दिया था। और उस पल मैं पूरी तरह टूट गई थी। समय अपनी गति से गुजरता जा रहा था और मुझे बहुत बुरा लग रहा था। कोई भी मुझसे मिलना नहीं चाहता था।
सबने मुझसे रिश्ते ख़त्म कर लिए थे। मैंने इसके बाद अमित को कई बार कॉल्स की, कई मैसेजेस भेजे, लेकिन उसने एक बार भी संदेश का जवाब नहीं दिया। मैं उसे बताना चाहती थी कि उसकी वजह से हमें क्या क्या सहना पड़ा, लेकिन अपना मतलब निकालने के बाद उसने मुझे अपनी ज़िंदगी से ऐसे निकाल कर फेंक दिया था जैसे दूध से मक्खी। सुनने में आया था 2 दिन पहले ही वो विदेश जा चुका है। पापा को इस दुनिया से गए 4 महीने हो चुके थे और इन 4 महीनों के दौरान मेरी माँ ने मुझसे कोई बात नहीं की थी। मैंने कई बार उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे देखकर केवल एक ही बात कहती कि तुम मेरे पति की जिम्मेदार हो। तुम्हारी वजह से मेरा पति मुझे भरी दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया है। उनकी ये बात मेरे दिल को बहुत दुख पहुंचाती थी। आज रविवार का दिन था। मैं लॉन्ज में अकेली गुमसुम बैठी हुई थी। मेरा दिल बहुत उदास था। अचानक ही दरवाजे पर बेल हुई। मैंने अपनी जगह से उठकर दरवाज़ा खोला तो मैं हैरान रह गई। मैंने सोचा कि हमारे घर कौन आया होगा। पिछले 4 महीनों से माँ ही अपने बहन भाइयों के घर चली जाती थी। मैंने ऊंचे स्वर में पूछा था, कौन है? कुछ पल बीते और एकदम जो आवाज़ मुझे सुनाई दी, मैं हैरान रह गई। ये कोई और नहीं बल्कि वही व्यक्ति था जिसके लिए मेरा रिश्ता आया था, यानी मम्मी की सहेली मीना आंटी का बेटा सुजान। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो नज़रें झुकाए खड़ा था। मैंने उसे रास्ता दे दिया। मुझे लगा कि शायद वो माँ से मिलने आया होगा, लेकिन वो वहीं खड़ा रहा। घर में आकर उसने दरवाज़ा बंद किया और मेरी तरफ देखते हुए बोला, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझे मालूम है तुम्हारे लिए मुझ पर भरोसा करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो तुम्हारे हित में भी होगी और मेरे लिए भी अच्छी साबित होगी। उसके लहजे में कुछ अजीब सा आकर्षण था। मैं उसे बहुत ध्यान से सुन रही थी। उसने मुझे देखते हुए कहा, मैं आज भी वही हूँ जहाँ 4 महीने पहले खड़ा था। मैं तुमसे शादी का इच्छुक हूँ। जो रिश्ता मेरी माँ तुम्हारे लिए लेकर आई थी, वो रिश्ता मेरी माँ की मर्ज़ी से नहीं, बल्कि मेरी माँ मेरे कहने पर ये रिश्ता तुम्हारे लिए लेकर आई थी। बिंदु, बचपन से मोहब्बत करता हूँ तुमसे। 8 साल का था जब तुमने इस दुनिया में आँख खोली थी। उस समय बचपना था, लेकिन मेरे बचपन में ही तुम मुझे बहुत प्यारी लगती थी। गोद में लिए फिरता था तुम्हें। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल में अपने पंजे और भी मजबूती से गाड़ती चली गई थी। और मैंने अपनी माँ को अपने पसंद के बारे में बता दिया था। माँ रिश्ता लेकर आई थी। क्या तुम इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहोगी? क्या तुम मुझसे शादी करना पसंद करोगी? जबकि मेरी आंखें झिलमिला उठी थीं। क्या वो सच में मुझसे शादी करेगा? मैं हैरान थी। काफ़ी देर तक मैं उसे गुमसुम देखती रही। उसने एक बार फिर सवाल किया, लेकिन मैं उसे जवाब नहीं दे पाई। कुछ महीने पहले की बातें मेरे दिमाग में घूम रही थीं, जब मैंने सोचा था कि मैं गरीब लड़के से शादी नहीं करूँगी। जिस अमीर के पीछे मैं पागल थी, उसने मुझे बर्बाद कर दिया था और अब एक गरीब मुझे फिर से जीने की उम्मीद दे रहा था। उसने मुझसे कहा, बिंदु, गुजरे हुए कल को याद तब करते हैं जब गुजरा हुआ कल हमें सुकून देता है, हमें खुशी देता है, और जिस गुजरे कल में सिर्फ दुख हो, उस गुजरे कल को याद नहीं किया जाता। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अतीत में तुम किसी लड़के को पसंद करती थी। बस मैं इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे भी आगे वफ़ा की उम्मीद रखता हूँ। कि आगे ज़िंदगी में तुम मेरे साथ वफ़ा करोगी? अगर हाँ, तो तुम अपना जवाब मम्मी को दे देना। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। वो ठहरा नहीं था, जबकि मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वास्तव में भगवान जिसको चाहता है उसे इज्जत देता है। मेरी दुनिया एक बार फिर रोशनी की तरफ आने लगी थी। कई सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। मैंने सोचा था कि अब मेरी शादी कभी नहीं होगी, कोई मुझे नहीं अपनाएगा, बल्कि सब मुझे धुतकार देंगे। लेकिन फिर ये क्या बोलकर गया था? कुछ पल मैं वहीं चुपचाप खड़ी रही। फिर हिम्मत करके मैंने अंदर जाकर देखा। मेरी माँ सोफे पर बैठी हुई थी और पापा की तस्वीर देख रही थी। मैंने आंसुओं भरी निगाहों से अपनी माँ को देखा और उनके कदमों में बैठ गई। उन्होंने मुझे चौंक कर देखा और जब मैंने उनके गले पर सिर रखकर रोना शुरू किया तो वो भी आंसू बहाने लगीं। बेशक एक माँ का दिल मोम का होता है। उनकी संतान जब भी तड़पती है वो भी उसे अपने आंचल में समेट ही लेती हैं। और फिर मैंने उसे रात सुजान को कॉल किया था। मैंने कहा, सुजान, तुम्हें अभी मेरी पूरी हकीकत नहीं पता। तुम सिर्फ इतना जानते हो कि मैं किसी लड़के को पसंद करती थी और उसने मेरी और अपनी एक वीडियो वायरल कर दी थी। लेकिन सच्चाई इससे भी आगे है। सुजान, मैं उस लड़के के साथ एक रात भी बिता चुकी हूँ। रोते रोते मैंने सुजान के सामने सारी हकीकत खोल कर रख दी थी। मैं अपना रिश्ता झूठ की बुनियाद पर रखना नहीं चाहती थी। मैंने सोच लिया था, अगर मेरी पूरी हकीकत जानने के बाद सुजान मुझे अपनाता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी।
मेरी सच्चाई बोलने पर कुछ देर के लिए फ़ोन पर खामोशी छा गई थी और मेरा दिल टूट कर रह गया था। मुझे पता था कोई भी लड़का ये जानने के बाद मुझे नहीं अपनाएगा, लेकिन सुजान ने जो कहा मेरा दिल उसकी मोहब्बत से भर गया था। कहने लगा, बिंदु, मेरी मोहब्बत इतनी कमज़ोर नहीं कि सच्चाई को सुनने के बाद बुलबुले की तरह ख़त्म हो जाएगी। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे अतीत से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बिंदु, इस बात से फ़र्क ज़रूर पड़ता है कि फ्यूचर में कभी मेरे साथ दगा मत करना, मेरे साथ हमेशा वफ़ादार रहना। और मैंने सुजान से वादा किया था कि इन फ्यूचर में हमेशा तुम्हारी वफ़ादार रहूँगी। मैंने अपनी माँ के ज़रिए सुजान के लिए हाँ कही थी, जबकि मेरी माँ सुजान के फ़ैसले पर हैरान थी। उन्होंने उसी पल सुजान को फ़ोन किया, उसे सवाल जवाब किए और उसने तुरंत हाँ कर दी थी कि वो इस रिश्ते के लिए खुशी खुशी राज़ी है। मीना आंटी से बात की गई तो वो नाक भौं चिढ़ा रही थीं। उन्होंने मना कर दिया कि वो मुझसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ेंगी, लेकिन जब लड़का राज़ी हो जाता है तो फिर किसी की नहीं चलती। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। चंद पल का खेल था और मैं सुजान के नाम हो गई थी। न जाने क्यों मेरे दिल में एक डर था कि ये शख्स मुझे अपनाएगा नहीं बल्कि धुतकार देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने मेरी नादानी को माफ़ किया था। मैं अपने भगवान की बहुत आभारी थी कि उसने मेरे किए गए पाप को माफ़ कर दिया था और मुझे एक बेहतरीन जीवन साथी दिया था। मैं आज अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ और अमित को भी मैंने माफ़ कर दिया, ये सोच कर कि गलती सिर्फ अमित की नहीं, कसूरवार मैं भी बराबर की थी। अगर मैं अमित को मना कर देती तो वो ज़बरदस्ती मुझे मेरे घर से खींच कर नहीं ले जाता। उस होटल के कमरे तक जाने में सिर्फ अमित का हाथ नहीं था, बल्कि मैं भी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर उस होटल तक पहुंची थी। आखिर में यही कहना चाहूँगी कि सिर्फ किस्से कहानियों में ऐसा होता है कि आखिर में एक हीरो आता है और हीरोइन की सारी गलतियों को माफ़ करके उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेता है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। इज्जत एक बार चली जाए तो दोबारा लौट कर नहीं आती, और ना ही कोई इज्जतदार परिवार ऐसी लड़की को अपने घर की बहू बनाना पसंद करता है। इसीलिए सब लड़कियों से हाथ जोड़कर विनती है कि अपनी इज्जत को हमेशा संभाल कर रखें। अपने माँ बाप की इज्जत को गैर मर्दों के साथ होटल के कमरे में जाकर नीलाम ना करें। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।